सो विल गो अहेड विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी लास्ट सेशन में हमने सेम टाइप का एक क्वेश्चन देखा था, बट दैट वाज लिटिल सिंपलर, क्योंकि वहाँ पे एक ऑप्शन था जिसमें जीरो वैल्यू थी और हमको पता था कि जीरो आएगा आंसर। इफ यू डोंट रिमेंबर आई जस्ट टेक यू टू दैट क्वेश्चन, दिस वन, क्वेश्चन नंबर 18। तो ये 18 नंबर क्वेश्चन और 19 number question, they are similar. In the circuit shown in the figure, the AC source gives a voltage V equal to 20 cos of 2000 t. Neglecting the source resistance, the voltmeter and ammeter reading will be. तो आपको वोल्टमीटर और एमीटर का रीडिंग पूछा है। सोर्स यहाँ पे है, एमीटर इफ यू कैन सी एंड वोल्टमीटर इज ओवर हियर। तो हाउ डू यू फाइंड आउट वोल्टमीटर एंड एमीटर रीडिंग? ओके, तो IRMS is basically ERMS upon Z. ERMS is E0 by root 2, पीक वैल्यू बाई रूट 2 होता है। तो IRMS इक्वल टू E0 by root 2 Z, और Z as you remember it is under root of R square plus XL minus XC square, and then XL is omega L। ओमेगा आपको यहाँ से मिल जाएगा, ओमेगा इज 2000 और एल की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 5 मिली हेनरी। डू यू हैव एक्सएल इक्वल टू 2000 इंटू 5 मिली, मतलब 10⁻³ 1000 और -3 हो गया कैंसल, तो एक्सएल का वैल्यू आ गया 10। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज XC, इट इज 1/ओमेगा C 1/2000 अगेन, और C का वैल्यू दिया हुआ है आपको 50 माइक्रोफैरड। 50 माइक्रोफैरड इज 5 इंटू 10⁻⁻5। ये 10⁻+4 है और वो -5 है, तो 10⁻⁻1 बचा, ऊपर गया तो 10 हो गया, तो ये आ गया 10 ओहम। XL और XC की वैल्यू सेम आने का मतलब होता है रजिस्टिव सर्किट है ये। तो बेसिकली कैलकुलेट करके मतलब ही नहीं निकलेगा, तो Z इक्वल टू R आने वाला है। Z इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 0, तो Z इक्वल टू आ गया आपका R। Z इक्वल टू R, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दी हुई है कितना, 6 है कि 10 है? अच्छे से सोच लो, हाँ 6 है कि 10 है? 6 है कि 10 है? रेजिस्टेंस इज इट 6, इज इट 10? क्योंकि अगर वहां गलती की तो गए। अरे ये सीरीज में होते हैं ना, कल तो बताया था। वोल्ट मीटर फिलहाल छोड़ दो, वोल्ट मीटर हमने एक्सटर्नल लगाया है सिर्फ वोल्टेज मेजर करने के लिए, तो फॉरगेट अबाउट वोल्ट मीटर, ये छोड़ दो। ये वोल्ट मीटर हमने एक्सटर्नल लगाया टू मेजर वोल्टेज, तो ये दोनों किस में जाएंगे? सीरीज में। तो सीरीज में क्या करोगे? ऐड करोगे ना, तो 10 ही आएगा, तो 10 आएगा, 6 + 4 होगा। तो यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज IRMS, तो IRMS इज इक्वल टू E0 by root 2 टाइम्स ऑफ Z था, Z के यहाँ पे R आ गया। E0 की वैल्यू, पीक वैल्यू कितनी है? 20 अपॉन रूट 2, और ये कितना आ गया? 10। तो 2 by root 2 इट इज रूट 2, एंड रूट 2 इज 1.414 1.414 एम्पियर C और D में है। मतलब A और B तो नहीं है, और C भी नहीं है बाय द वे। C नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज भी ये 0 नहीं होने वाला। पिछले केस में 0 हुआ था, यहाँ पे 0 होने का एक रीज़न था जो हमने सॉल्व नहीं किया, इसलिए पता नहीं आपको कि वाई इट इज 0, बट इन दिस केस इट विल नॉट बी 0। तो अभी फाइंड कर लो। तो हाउ डू यू फाइंड आउट वोल्टेज? हाँ, वोल्ट मीटर मतलब RMS वैल्यू देता है ना वो आपको, तो भी RMS कैसे फाइंड करते हो? IRMS इंटू R Z। सर्किट देख लो एक बार। हाँ, वेरी गुड। ये इसके अक्रॉस लगाया हुआ है, तो ऊपर का रेजिस्टेंस नहीं लेना है यहाँ पे। तो पता हो कैसे फाइंड करोगे? अभी XL है आपके पास, XC है, वो तो XL और XC तो कैंसिल होने वाले हैं ना। अभी आपको सिर्फ वोल्ट मीटर के अक्रॉस देखना है, तो ऊपर का रेजिस्टेंस अभी काउंट नहीं होगा, सिर्फ नीचे वाला होगा। उसमें से भी XL और XC की वैल्यू सेम है, तो इन दिस केस Z विल बी इक्वल टू ओनली R, लेकिन R यहाँ पे होगा 4। तो इस केस में जो तुम यहाँ लिखोगे ना, इट इज ओनली 4।
सिर्फ 4, सिर्फ ये रेजिस्टेंस। तो ये आएगा आपका IRMS कितना आया 1.414 इंटू 4, 14 था कितना होता है 56, तो ये 5.6 के आसपास आएगा, 5.6 वोल्ट, 5.6 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इन अ सर्टेन सर्किट करंट चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू I इक्वल टू √2t। एक सर्किट है जिसमें करंट का वैल्यू चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द रिलेशन √2 टाइम्स ऑफ t। RMS वैल्यू ऑफ करंट बिटवीन t इक्वल टू 2 to 4 सेकेंड इज। आपको इस सर्किट में करंट का RMS वैल्यू चाहिए बिटवीन 2 to 4 सेकेंड। तो इसका सॉल्यूशन मैथमेटिकल है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज डिफाइन कैसे करते हैं। आपने ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी देखा था, हाउ टू डिफाइन रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज, अगर याद होगा तो। मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ, सिर्फ डिफरेंस समझो पहले। जब तुम मीन वैल्यू बोलते हो ना, तो यू ऐड ऑल द टर्म्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 4 वैल्यूज है करंट के, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 अपॉन 4, ये होता है मीन वैल्यू। फिर होता है मीन स्क्वायर, राइट, उसमें आप हर एक टर्म का स्क्वायर करते हो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म करते हो। I1 स्क्वायर, I2 स्क्वायर, I3 स्क्वायर सबको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब 4 होंगे तो 4। फिर आप इसका जब रूट लेते हो, अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर प्लस I4 स्क्वायर डिवाइड बाय 4, इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। तो पहले तो पता होना चाहिए रूट मीन स्क्वायर RMS, ये होता है अंडर रूट ऑफ I स्क्वायर, उसका मीन उसका रूट। तो रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, ये पता होना चाहिए पहले। तो रूट तो मैं बाद में ले लूंगा, पहले मैं मीन स्क्वायर निकाल लेता हूँ। अब मीन स्क्वायर जैसे मैंने तुमको बोला I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर, लेकिन वो होता है डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए। डिस्क्रीट वैल्यू मतलब जहाँ पे वैल्यू है फिर नहीं है, फिर वैल्यू है फिर नहीं है। बट जब तुम्हारे पास कंटिन्यूस वैल्यू हो ना, तो इंटीग्रेट करते हैं, क्या करते हैं। और बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि फॉर्मूला आया कहाँ से, कुछ नहीं है, नॉर्मल मीन जैसा है ना वही है ये। एक बात बताओ, अगर मेरे पास जैसे मैंने बोला कि 4 वैल्यूज है, तो मैं मीन स्क्वायर कैसे निकालूंगा, कैसे करूँगा। I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर, तो मतलब बेसिकली तुम मुझे बता रहे हो समेशन I स्क्वायर, I रन्स फ्रॉम 1 to n। जब वैल्यूज कंटिन्यूस हो तो उस केस में आप समेशन नहीं लिखते हो, आप लिखते हो इंटीग्रेशन। तो I स्क्वायर, और I किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे, तो I स्क्वायर dt, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन का वेरिएबल बन जाएगा टाइम, बिकॉज दे हैव स्पेसिफिकली मेंशन्ड इट डिपेंड्स ऑन टाइम। और फिर आप नीचे क्या करते हो, टोटल नंबर लिखते हो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स लिखते हो ना, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन dt, क्लियर यहाँ तक। तो ये आ गया आपका नॉर्मल मीन का फॉर्मूला। और फिर लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, लोअर लिमिट 2 था, यहाँ पे क्या था 4, 2 and 4, गुड। तो I स्क्वायर मीन इक्वल टू, अभी जो I स्क्वायर है, I स्क्वायर, I कितना है 2 रूट टी, तो 2 रूट टी का स्क्वायर, 2 रूट टी का स्क्वायर dt, और इंटीग्रेशन dt इज ओनली t, लिमिट 2 to 4। तो यह आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन 2 to 4, 2 स्क्वायर इज 4, 4t dt अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4 minus 2, तो 4 आ जाएगा बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ t dt इज t स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 2 to 4 अपॉन 2, 1 जा एंड 2 जा, ये 2 भी हो गया कैंसिल, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा सिर्फ t स्क्वायर फ्रॉम 2 to 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 16 minus 4, तो कितना आएगा, कितना आएगा 12 है क्या यहाँ पे, नहीं, क्योंकि तुमने अभी तक मीन स्क्वायर निकाला ना, तुमको तो रूट मीन स्क्वायर चाहिए था ना, तो तुमने अभी तक निकाला मीन स्क्वायर, दिस इज मीन स्क्वायर, यू वांटेड टू हैव रूट मीन स्क्वायर, तो इसका भी रूट लेंगे ना, तो इसका रूट लेंगे, तो 12 का रूट होता है 2 रूट 3, कितना होता है 2 रूट 3, तो 2 रूट 3 है, 2 रूट 3, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 21, a virtual current of 4 ampere and 50 hertz flows in an AC circuit containing a coil. The power consumed in the coil is 240 watt. If the virtual voltage across the coil is 100 volt, its inductance will be virtual current of 4 ampere,
50 हर्ट्ज फ्लोज इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग अ कॉइल। कॉइल है तो रेजिस्टेंस होगा उसका नॉर्मली व्हेनेवर यू हैव कॉइल। अभी यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है, लेकिन व्हेन यू से कॉइल देयर इज रेजिस्टेंस। तो आगे बोला है पावर कंज्यूम्ड इन द कॉइल इज 240 वैट, द वर्चुअल वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल 100 वोल्ट, इट्स इंडक्टेंस विल बी। तो इंडक्टेंस चाहिए आपको, यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल। तो एल की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, हाउ डू यू गो अबाउट फाइंडिंग आउट एल? बताओ कैसे होगा। एल कैसे फाइंड होगा? देखो अभी एल कैसे फाइंड होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। इम्पेडेंस पता है आपको, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। मैं एक्स सी लिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटेंस की बात ही नहीं हो रही है, पर कॉइल है तो इंडक्टेंस है, और कॉइल एक मेटल से बनता है तो रेजिस्टेंस होता ही है, तो रेजिस्टेंस तो है। अब वो देखेंगे कितना है क्या है, बाद में देखेंगे। इफ आई स्क्वायर तो जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, तो एक्सएल स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो एक्सएल इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्योंकि मुझे एक्सएल अगर मिल गया तो एक्सएल इज ओमेगा एल, तो एल मिल जाएगा। ओमेगा तो मिल जाएगा ना, क्योंकि तुमको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। यू हैव 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई एफ मतलब 100 पाई, ये तो ओमेगा मिल गया आपको। तो एक्सएल मिलेगा तो आपको एल मिलेगा, क्योंकि एक्सएल इज ओमेगा एल, एक्सएल इज ओमेगा एल। एक्सएल फाइंड कर लो, ओमेगा तुमको पता है तो एल मिल जाएगा। अब एक्सएल फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, इम्पेडेंस चाहिए और रेजिस्टेंस चाहिए। अब ये दोनों कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो अब दिया क्या है, वर्चुअल करंट दिया हुआ है 450 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, पावर दिया हुआ है पावर 240, तो पावर इज 240 आई स्क्वायर आर, ओके आई स्क्वायर आर एंड देन आई स्क्वायर आर, उसके बाद क्या ए स्क्वायर बाय आर। अभी ए स्क्वायर क्यों बोला मैंने, क्यों बोला पता है, 240 वैट 100 वोल्ट, तो वोल्ट दिया ना वोल्ट, हाँ तो ठीक है। लेकिन रिमेंबर ये कौन सा सर्किट है, एसी, एसी में क्या लगता है, हाँ वैसे तुम जब सिर्फ रेजिस्टेंस के अक्रॉस बात करोगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। क्यों 1 आएगी, रेजिस्टेंस के केस में लीड लैग होता है क्या, लीड लैग नहीं होता है, तो फाई की वैल्यू 0 होती है, तो कॉस 0 कितना होता है 1। तो जब तुमने स्पेसिफिकली नीचे रेजिस्टेंस लिखा ना, तो दिस इज हाउ यू वर्क। अभी क्या करेंगे, वैल्यूज करेक्ट दिया है, डाउट वैल्यूज करेक्ट है, चलो मान लेते हैं वैल्यूज करेक्ट है, कोई बात नहीं मान लेते हैं। या तो ये यूज कर लो, या फिर आपको अगर ये यूज करना है तो आप ये भी यूज कर सकते हो आई स्क्वायर आर, या फिर आपको ई इंटू आई करना है तो वो भी कर सकते हो, ई आर एम एस आई आर एम एस, ये सारे आर एम एस वैल्यू होते हैं, these are all RMS values। अब तीनों में से कौन सा यूज करना है, that depends on what is given to you। तुमको फाइंड करना था, पावर दिया है और आई दिया है ना, हाँ तो फिर एक काम करना, ये यूज कर लो। तीनों में से कोई भी एक चलता है, कोई इशू नहीं है। सिर्फ यहाँ पे cos फाई की वैल्यू 1 आती है, बिकॉज यू आर राइटिंग जस्ट आर हियर। तो आर क्या आएगा, पी बाय पी कितना था 240, आई कितना है, कितना 4 का स्क्वायर, हाउ मच इज दैट, 4 60 था, हाउ मच इज दैट 15। तो आर मिल गया आपको 15, आर मिल गया 15। व्हाट अबाउट इम्पेडेंस, हाउ डू यू फाइंड आउट इम्पेडेंस, ई आर एम एस बाय आई आर एम एस, बिकॉज ई आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड। तो Z इक्वल टू ई आर एम एस बाय आई आर एम एस। आई आर एम एस तो 4 है, वो तो दिया ही है। व्हाट अबाउट ई आर एम एस, ई आर एम एस 100 पक्का 100, तो कितना आ गया, कितना 25। चलो ठीक है, लेट अस सॉल्व, देखते हैं क्या आता है। Z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, Z कितना आया 25, उसका स्क्वायर कितना है 625, आर कितना आया 15 ना, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो कितना हो गया 400 का रूट कितना हो गया 20, ये आ गया 20 मिल गया।
एक्सएल मिल गया आपको, देयरफॉर एक्सएल मिल गया तो एक्सएल इज ओमेगा एल, और एल इक्वल टू एक्सएल बाई ओमेगा 20/2 पाई टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, 2 पाई एफ लिख दो, एन लिख लो, 20/2 पाई इंटू 50। ओके, तो ये आ जाएगा आपका, अरे वो सब मत करना, 2 इंटू 50 100, 100 जाके ऊपर 10⁻⁻², 20 बाई पाई, 20 बाई पाई, आपको याद है पाई का वैल्यू क्या होता है? 0.318, तो 0.318 पाई में क्या? अरे ओ सॉरी फॉर दैट, मुझे लगा कि वैल्यू इन लोगों ने ऐसा दिया हुआ है। तो फिर 1 जा एंड 5 जा, तो 1/5 पाई, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर 1/5 पाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, 2.5 by pi microfarad capacitor and 3000 ohm resistance are joined in series to an AC source of 200 volt and 50 per second frequency, 50% of the 50 hertz है वो। The power factor of the circuit and the power dissipated in it will respectively be। इजी है, पहले तो आपको इम्पीडेंस ट्रायंगल याद होना चाहिए। रेजिस्टेंस और कौन है? कैपेसिटर, तो वो ऐसा आएगा, क्योंकि यू रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर, कौन लीड करता है? करंट, और कौन लैग करता है? ईएमएफ। तो यहाँ पे यू विल शो ईएमएफ इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज करंट आगे दिखाओगे ना। हाँ, तो बाय द वे अगर याद होगा तो ये होता है आर, ये होता है एक्स सी, और ये होता है जेड। अब तुमको बोला है पावर फैक्टर, तो पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। पावर फैक्टर cos phi इज ऑफ कोर्स अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, आर बाय जेड, करेक्ट, गुड। देन आपको पूछा है पावर डिसिपेटेड, पावर डिसिपेटेड इज ERMS IRMS cos phi, तो पहले cos phi फाइंड करना ही पड़ेगा आपको, तो कर लेंगे। वेल बाय द वे क्या क्या दिया है देख लेते हैं हम लोग। हमको वैल्यू दिया है c का, तो वहां से हमको ओमेगा c मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे z क्या आएगा आपको पता होगा। z क्या आएगा यहाँ पे? √ प्लस XC²। तो पहले हमको XC फाइंड करना पड़ेगा, विच इज 1/ओमेगा c। ओमेगा ये 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी और इंटू c, तो XC इक्वल टू 1/2 इंटू 50, 100 पाई, और ये था वैल्यू क्या था इसका? 2.5 बाई पाई माइक्रो फैराड है, माइक्रो 10⁻⁻6, तो पाई पाई हो गया कैंसल। ओके, अब वेट, एक काम करना, बहुत सिंपल है, ये 10⁻⁻6 है ना, चलो ठीक है, 10⁻⁻6 है, तो इसका एक माइनस इसको दे देता हूं, तो कितना हो गया? 0.25। यहाँ कितना बचा? -5 और +2 कितना हो गया? -3 गया ऊपर, क्या बन गया? 1000, ठीक, राइट। ये 0.25 1/4 होता है, कितना होता है? 1/4, वो भी गया ऊपर, तो कितना बन गया? 4000, तो 4000 ओहम, गुड। और आना भी चाहिए क्योंकि रेजिस्टेंस 3000 है, रेजिस्टेंस 3000 है, रिएक्टेंस 4000 है, तो इम्पेडेंस 5000 है। मैंने कल ही बताया था नंबर्स, तो स्क्वायर रूट ले रहे हो और उसमें स्क्वायर कर रहे हो, तो z इक्वल टू √r², 3000 मतलब 3 × 10⁻1000 का स्क्वायर, और XC इज 4 × 1000 का स्क्वायर। तो ये जब सॉल्व कर लोगे ना, ये 5000 ही आने वाला है आपका, प्लस 5000 हो गया। फिर cos phi पावर फैक्टर इज R बाय Z, R था 3000, Z है 5000, तो 3000 में 5000, 3/5 0.6 होता है, कितना होता है? 0.6, तो 0.6 दिख गया, ऑप्शन बी डी नहीं आ सकता अभी, तो A और C में से एक, ये हो गया। फिर आप वही पावर डिसिपेटेड इज ERMS IRMS cos phi, व्हाट इज ERMS? 200, ओके, तो 200। अच्छा, बाय द वे आपको IRMS नहीं दिया ना, तो एक काम करना,
ई आर एम एस स्क्वायर बाय जेड कर लेना, इज द सेम फॉर्मूला। मैंने 3 फॉर्मूला दिए थे ना आपको, कौन सा? ई आई ई स्क्वायर बाय आर, आई स्क्वायर इंटू आर, मतलब ई आई ई स्क्वायर बाय जेड, आई स्क्वायर इंटू जेड, साथ में कॉस फाई लगेगा, एसी सर्किट में कॉस फाई होता ही है। अब ये मैंने सिर्फ इसके लिए यूज किया बिकॉज ऑफ कोर्स आई नो। ई आर एम एस कितना दिया हुआ है? 200 इसका स्क्वायर, ये 0.6 आया, और जेड की वैल्यू कितनी आई? 5000, ऐसा ही आया ना? 4/5, 10⁻4, नीचे 10⁻3, तो कितना बचा? 10 इंटू 0.6 कितना है? 6। 4/5 कितना होता है? 0.8, 0.8 इंटू 6, 4.8, तो 4.8 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, ये भी इजी क्वेश्चन है। एन एसी सोर्स इज ऑफ 200/√2 वोल्ट। एसी सोर्स 200/√2 मतलब ये कौन सी वैल्यू है? आरएमएस। 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है। वैल्यू ऑफ वोल्टेज आफ्टर 1/600 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट इज। आपको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज पूछा है, इंस्टेंटेनियस। जब आपको किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वोल्टेज पूछा, वो होता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। और अगर आपको याद होगा तो वो होता है E0 sin ओमेगा t। तो E0 ERMS इंटू ERMS इज E0/√2, तो E0 इज √2 टाइम्स ऑफ ERMS, √2 टाइम्स ऑफ ERMS। ये E0 हो गया। साइन ऑफ ओमेगा t, ओमेगा इज 2πft, ओमेगा इज 2πf, तो √2 ये आ गया आपका 200/√2, ERMS 200/√2 दिया था। साइन ऑफ 2π, फ्रीक्वेंसी 50 दिया है क्या? यस, 50 हर्ट्ज, और टाइम दिया है 1/600 सेकेंड्स। ओके गुड, कैंसल, ये 100 है, नीचे 600 है, तो 1/6 और ऊपर पाई है, तो साइन ऑफ π/6 दैट इज साइन ऑफ 30 डिग्री 1/2, तो साइन ऑफ 30 डिग्री 1/2, तो कितना आ गया? 100 वोल्ट, 100 वोल्ट, ऑप्शन सी। कौन सोचता है व्हाट इज 0.7 इंटू 100? चलो मैं सॉल्व करके देता हूँ, कोई बात नहीं, आई विल सॉल्व इट। ओके, पहले तो आप लोग ध्यान दो, यहाँ पे लुक एट द वैल्यूज। V इक्वल टू 100 साइन 100t, ओमेगा की वैल्यू और ये पीक वैल्यू E0 V0 जो बोलना है वो बोलो। उसके बाद क्या बोला है आपको? करंट दिया हुआ है, वो उसको साइड में रखता हूं। पहले मैं इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट दिए हुए हैं। आपको आरएमएस पूछा है, आरएमएस पूछा है, आरएमएस पूछा है। आरएमएस कैसे निकालते हो? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कब से। V0/√2, V0 कितना है? 100, 1/√2 कितना है? 0.7071, तो 70.7 इसके आसपास आ गया आपका, 70.7। ऑप्शन ए और बी में से एक आएगा। अब करंट देख लेते हैं। करंट आए, कितना है करंट आए? 100 साइन 100t प्लस π/3, और आपको क्या पूछा है? इसका भी आरएमएस वैल्यू पूछा है, तो इसका भी आरएमएस वैसे तो फाइंड करोगे ना, सेम IRMS क्या लिखेंगे? पीक वैल्यू बाय √2, तो सेम आएगा कि नहीं? सेम आएगा ना, तो सेम आ गया। कितना आया? 70.7। लेकिन वेट, हाँ ये मिली एम्प में, तो वो भी मिली एम्प में होगा, तो कहाँ पे आ गया? ऑप्शन ए, खत्म, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान दो। इस टाइप का क्वेश्चन is very important. The voltage over a cycle मतलब one complete cycle varies as V0 sin omega t for 0 to π/omega। पहली बात तो ये पता होना चाहिए हाफ टाइम पीरियड है, क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है? What is time period in terms of omega? 2 π/omega, उसका हाफ कितना हो गया? π/omega, तो ये हाफ साइकिल है। और अगले हाफ साइकिल के लिए कितना है? -V0 sin ओमेगा t, अगले हाफ साइकिल के लिए। और वैसा ही होता है एसी सिग्नल। मैंने इसके लिए पहले दिन पे ही तुमको एसी सिग्नल दिखता कैसे बता दिया था। तो आई टोल्ड यू एसी सिग्नल्स आर हाफ साइकिल में पॉजिटिव होते हैं और हाफ साइकिल में नेगेटिव होते हैं।
तो जिनको समझा था ठीक, नहीं समझा तो अभी समझ लो। ये होता है 0, ये होता है फुल साइकिल टोटल टाइम पीरियड, ये होता है t/2। और अगर आपको पता है t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, तो ये जो वैल्यू है ना ये है 2 पाई बाय ओमेगा, और उसका हाफ करूंगा तो पाई बाय ओमेगा, तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, पाई बाय ओमेगा। अब आपको बोला है कि जो हाफ साइकिल है उसमें वोल्टेज इज अ फंक्शन ऑफ साइन विच इज गिवन बाय v0 साइन ओमेगा t, तो ये क्या है v0 साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या है माइनस v0 साइन ओमेगा टी, और ऐसा होना भी चाहिए था क्योंकि नेगेटिव दिख ही रहा है हम लोगों को। अब आपको पूछा है द एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज फॉर वन साइकिल। एवरेज वैल्यू देखो, अब यहाँ पे गलती क्या होती है, लोग 0 लिख देते हैं। मैंने आपको बोला था फुल साइकिल पे एवरेज 0 होता है, यस सही बात है, लेकिन उस केस में पूरे फुल साइकिल पे फंक्शन का फॉर्म सेम होता है। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है आपको कि फंक्शनल फॉर्म जो है ना वो पहले हाफ साइकिल में अलग है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे नेगेटिव है, तो ऐसे केस में एवरेज 0 नहीं होने वाला। तो इनफैक्ट इस क्वेश्चन में 0 आंसर नहीं आएगा, तो याद रखना इसमें क्या 0 नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दोनों हाफ साइकिल का फंक्शनल फॉर्म अलग है, राइट, करेक्ट। तो डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द मीन वैल्यू, 2 बाय पाई इंटू पीक वैल्यू, तो ऑप्शन डी आने वाला है। यहाँ पे मैं आपको सॉल्व तो करके दूंगा, लेकिन अभी से बता देता हूँ कि ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे अब इसके लिए मैथ्स चाहिए, अनफॉर्चुनेटली आपको मैथ्स चाहिए। हाउ डू यू फाइंड आउट मीन वैल्यूज, हाउ डू यू फाइंड आउट मीन वैल्यूज, यू एड ऑल द नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर। ऐड को बोलोगे इंटीग्रेट, किसका इंटीग्रेशन, v का, किसका v का, और टाइम, अभी टाइम क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास वेरिएबल टाइम है, तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन विल बी टाइम। कहां से कहां तक, 0 से फुल साइकिल तक। तुम फुल साइकिल पे करोगे, मैं बाद में 2 हाफ करने वाला हूं इसके, यहां पे भी dt, इसका तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो यू नो दिस इज व्हाट। अब इसको क्या करेंगे ना, इसको ऐसा करेंगे 0 to t/2। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने बता दिया है कि t/2 मतलब पाई बाय ओमेगा। इस हाफ साइकिल में फंक्शनल फॉर्म अलग है और अगले हाफ में फंक्शनल फॉर्म अलग है, तो इंटीग्रेशन के 2 पीसेस करने पड़ते हैं आपको इस केस में। एक होता है 0 to t/2, दूसरा होता है t/2 to t। अब ये मैं अभी आप ना बोर्ड एग्जाम देखे आए हो, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि तुमको ये सब बातें पता होनी चाहिए इंटीग्रेशन की, और नहीं पता तो पता कर लो, क्योंकि इंजीनियरिंग पहले साल में नहीं तो तुम गए काम से। तो इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में डबल ट्रिपल इंटीग्रल्स आते हैं, ये सिंगल है। ये क्या होता है, टी लिमिट इज फ्रॉम 0 to t, वेरी गुड। तो v बार इक्वल टू, अब मैं ऐसा करता हूँ 0 से t/2, लेकिन t/2 कौन है, पाई बाय ओमेगा, बराबर बराबर। आई वुड स्टिल सजेस्ट यू कि इसको पाई बाय ओमेगा बाद में लिखना, अभी फिलहाल t/2 चलने दो। क्यों, क्योंकि v किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे। तो क्या लिखोगे, v0 साइन ओमेगा t dt प्लस t/2 से t तक माइनस v0 साइन ओमेगा t dt अपॉन दिस इज कैपिटल T। ओके, तो v बार इक्वल टू, अभी पहले ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे। पीक वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट को रखोगे बाहर, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी। जिनको डेरिवेटिव्स पता है उनको इंटीग्रेशन पता है बाय डिफॉल्ट, और ये माइनस v0 बाहर निकाल लेते हैं, t/2 से t तक साइन ओमेगा t dt अपॉन t। कॉस का डेरिवेटिव अगर माइनस साइन है तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस है, माइनस। अब देखो कॉस के डेरिवेटिव में तुम क्या करते हो, कॉस के डेरिवेटिव को लिखते हो, मैं कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स की बात कर रहा हूँ, या एफ ऑफ टी की बात कर रहा हूँ, या फिर कॉस ओमेगा टी की बात कर लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी इज माइनस साइन ओमेगा टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी। इंटीग्रेशन में क्या होता है ना, डिवाइड डिनोमिनेटर में होता है डेरिवेटिव, तो यहाँ पे ना ये आ जाएगा आपका माइनस कॉस ओमेगा टी, ऑफ कोर्स डिवाइडेड बाय ओमेगा, ओके। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 से t/2 तक का लिमिट, सही, बराबर, माइनस v0, सेम थिंग गोज हियर, क्या आएगा
माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा टी बाई 2 से टी तक डिवाइडेड बाय टी, हो गया। देन माइनस साइन हटाना है तो लिमिट्स को क्या करते हो, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका तो बाहर निकाल के प्लस कर दूंगा, लेकिन ये जो है ना इसके लिमिट्स को मैं कर दूंगा इंटरचेंज। पहले टर्म में लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिया मैंने, तो टी बाई 2 से हो गया 0 और v0 था बाहर था ही, राइट, गुड। अब v0 दोनों में है ना, दोनों से बाहर निकाल लेता हूँ मैं, v0 को बाहर निकाल लिया, ओके। देन इंटीग्रेशन नहीं हो गया, इंटीग्रेशन सिर्फ लिमिट जानने थे मुझे, सॉरी फॉर दैट। तो अब cos ओमेगा टी बाई ओमेगा, ओमेगा भी दोनों में है, कांस्टेंट है, ओमेगा भी बाहर, cos ओमेगा टी बाई 2 से 0, ये हो गया प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, इसके लिमिट चेंज मत करना क्योंकि यहाँ माइनस बाहर निकाल रहा हूं मैं, प्लस क्या लिखेंगे cos ओमेगा टी, कहाँ से, टी बाई 2 से टी तक, और नीचे टी है, तो v बार इक्वल टू v0 बाई ओमेगा, गुड, cos ऑफ 0 1 माइनस cos ऑफ ओमेगा लोअर लिमिट t बाई 2 आ गया। या तो तुम ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिख लो, या तो t को 2 पाई बाई ओमेगा लिख लो, वो तुम्हारी मर्जी है, वो करते हैं अगले स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। प्लस यहाँ पे भी सेम स्टोरी, cos ऑफ ओमेगा टी माइनस cos ऑफ ओमेगा टी बाई 2, हो गया, सही है, बराबर, गुड, अपॉन टी है ऑफ कोर्स, तो v बार इक्वल टू v0 बाय ओमेगा, cos 0 इज 1। यहाँ पे cos ऑफ ओमेगा टी बाई 2, cos ऑफ ओमेगा टी बाई 2 दो बार आ गया ना, तो 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ ओमेगा टी बाई 2, या तो ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिखो, 2 पाई बाई टी, कैंसल 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 एंड कैंसल, तो cos पाई, और बचा ये cos ऑफ ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, और ये टी, बराबर है, चेक कर लो, बाद में गलती होगी नहीं तो, सही है क्या, यस, अपॉन टी रहने दो, तो ये आ जाएगा आपका v बार इक्वल टू v0 बाय ओमेगा टी 1 प्लस 2 प्लस 1, क्योंकि इट इज cos ऑफ 2 पाई, व्हाट इज cos ऑफ 2 पाई, व्हाट इज cos ऑफ 2 पाई, प्लस 1, तो प्लस 1, तो v बार इक्वल टू v0 बाय ओमेगा। अभी जरा ऑप्शन में देख लेना, ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ क्या है, पाई है, पाई, तो क्या लिखेंगे 2 पाई बाय ओमेगा, और इधर क्या है 4 आ गया ना, ये कैंसिल कैंसिल 1 जा एंड 2 जा, तो क्या आ गया आंसर 2v0 बाय पाई, तो यही तो मैंने बताया था, यही तो होगा, हो गया, ऑप्शन नंबर डी है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ नो क्वेश्चन क्योंकि कुछ है ही नहीं। इंडक्टर की वैल्यू, इंडक्टेंस इज 30 मिली हेनरी, दैट इज 3 × 10⁻²। उसके बाद आपको 220 वोल्ट मतलब आरएमएस वैल्यू दिया है, 100 हर्ट्ज मतलब एन की वैल्यू 100 है। आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL ये होता है ओमेगा L, ओमेगा होता है 2 पाई FL, 2 पाई F की वैल्यू 100 है और L की वैल्यू 3 × 10⁻⁻, बराबर, सही है। ये +2 - 2 कैंसल, 6 पाई 6 × 3 पॉइंट समथिंग, दैट इज नियरली कितना 18.85, ऐसा मैं मान लेता हूँ कि 18.85 है क्योंकि 6 3 18 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी है। चलो अगला क्वेश्चन, वही सेम टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है। 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, आरएमएस वैल्यू पूछा है ऑफ द करंट इन द सर्किट इज, आरएमएस वैल्यू, हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, E RMS by Z,
लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या दिया हुआ है, तो एक्सेल आएगा। तो RMS वैल्यू ऑफ करंट इज ERMS अपॉन XL। XL ERMS is 220, XL is ओमेगा L। तो 220 बाय ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ, 2 पाई एफ होता है ना ये, हाँ 2 पाई एफ, तो इंटू एल, तो 220 बाई 2 इंटू पाई इंटू 50 इंटू एल कितना है 44 मिली हेनरी, मतलब 10⁻⁻3। अब इसको सॉल्व करना इज अ वेरी सिंपल थिंग। देखो ऐसा है, ये 0 0 उड़ा दिया मैंने, ये 1 जा और ये 2 जा। अब थोड़ा ध्यान दो, कैलकुलेशंस के साथ ज्यादा मेसअप मत करना, ध्यान दो यहाँ पे। ये 5 इंटू 2 10, 10 और 10⁻⁻3 -2 ऊपर गया तो क्या हो गया 100, क्या हो गया 100, 100 अपॉन 2 पाई, 2 पाई 1 जा एंड 50 जा। आपको पता है पाई की 1 अपॉन पाई की वैल्यू 0.318 होती है, 0.318, 0.318 इंटू 50, 50 का 0.318 को शिफ्ट कर दो, 50 का 0.318 को शिफ्ट कर दो, तो 5 इंटू 3.18 15 पॉइंट समथिंग, कहाँ दिख रहा है 15 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन नंबर सी। तो कैलकुलेशंस में यू हैव टू लर्न शॉर्टकट ट्रिक्स। वैसे तो अगर तुम डायरेक्टली पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग भी बोल देते ना तो भी हो जाता, क्योंकि 48 बाई 3 इज 16, 50 बाई 3 पॉइंट समथिंग इज 16 के राउंड अबाउट, विच इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अ कॉइल ऑफ 0.01 हेनरी इंडक्टेंस एंड 1 ओम रेजिस्टेंस is connected to 200 volt 50 hertz AC supply. The time lag between maximum alternating voltage and current is, time lag पूछा है तुमको, हमको पहले फेज लैग निकालना पड़ेगा, फेज लैग से टाइम लैग निकालोगे कैसे बताता हूँ मैं तुमको। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है H और दिया हुआ है R, मतलब LR सर्किट है ये, H मतलब हेनरी, हेनरी मतलब इंडक्टेंस, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस, तो LR सर्किट है। आपको टाइम लैग पूछा है, अब पहले फेज लैग तो फाइंड करो। फेज लैग कैसे फाइंड करते हो, अरे रे कितनी बार इम्पीडेंस ट्रायंगल मैंने याद दिलाया। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कौन होता है, ये कौन होता है, ये कौन है, आर तुमको पता है, एक्सेल तुम फाइंड कर लोगे, एक्सेल होगा ओमेगा एल, ओमेगा होगा 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ एल, एफ कितना है 50 है और एल कितना है 0.01 है, मतलब 10⁻⁻2 है, 50 इंटू 200 और ये 10⁻⁻2 हो गया कैंसल, तो कितना आ गया पाई, पाई आ गया मतलब 3.14 आ गया, तो ठीक है। अब वेट 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 22/7 भी बोल सकते हो, तो एक्सेल की वैल्यू मिल गई। तो तुमको अगर cos फाई यूज करते हो, तुम पहले तो सोच लो कि cos फाई यूज करेंगे कि tan करेंगे, क्योंकि हमारे पास z नहीं है, फिर मैं z क्यों निकालूं अगर मुझे tan फाई से काम हो जाएगा। तो व्हाट इज tan फाई, कितना एक्सेल बाय आर, एक्सेल की वैल्यू पाई है, पाई बाय 1 विच इज 3.14, तो यहाँ से तुमको फाई तो मिल गया tan इनवर्स ऑफ 3.14, बस इतना वैल्यू अगर मिल गया तुमको तो तुम्हारा काम हो गया। अब तुमको रफली एक रफ आइडिया देता हूँ मैं, tan ऑफ 45 इज 1, tan ऑफ 60 इफ यू रिमेंबर इज √3 विच इज 1.732, तो तुम्हारा ये जो 3.14 है ना, ये 60 से 90, 60 to 90 के बीच में ही आता है ये। तो चलो हमको इतना तो पता लग गया, हमको क्या चाहिए था, क्या चाहिए था, टाइम लैग। डू यू रिमेंबर हमने वेव ऑप्टिक्स में ना, वेव ऑप्टिक्स में पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस इसका रिलेशन लिखा था, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, चलो ठीक है, इस कर दी ना गड़बड़, लैम्डा बाय 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। अभी सिर्फ इतना है ना कि यहाँ पे तुमको टाइम लैग पूछा है, टाइम लैग,
तो यहाँ पे टाइम पीरियड लिखते हैं बस, बाकी सब होता है सेम। गुड, बाकी सब सेम है, सब कुछ सेम है। अब टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा, टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय, अरे 2 पाई बाय ओमेगा। तो t अपॉन 2 पाई कितना है, 1 अपॉन ओमेगा। तो ये आ गया आपका 1 अपॉन ओमेगा। तो फेज डिफरेंस अपॉन ओमेगा, सिंस t बाय 2 पाई इज 1 बाय ओमेगा। क्लियर यहां तक? अब फेज डिफरेंस की सिर्फ तुमको वैल्यू मिल गई, तुम्हारा काम हो गया, क्योंकि क्या है 2 पाई f, वो तो तुमने नहीं किया ना, 100 पाई हो गया ना। f की वैल्यू कितनी थी 50। तो सिर्फ क्या चाहिए अब, फाई, बस फाई तो चाहिए। तो tan की वैल्यू 3.14 कब आती है ये पता होना चाहिए। कितने डिग्री के लिए, कितने रेडियन के लिए। लॉग टेबल है, लॉग टेबल, लॉग टेबल उसके बिना सॉल्व नहीं होता ना ये। इफ आई रिमेंबर, जहां तक मुझे याद आ रहा है 72 के लिए होता है, रुको चेक कर लेते हैं। 72 पे ही आता है वो, 60 और 90 के थोड़ा सा बीच में आसपास कहीं, 71 या 72 पे, 72 डिग्री, 72 डिग्री का tan 3.07, हमारा कितना था 3.14, अप्रोक्सीमेटली 72 मान लेते हैं अब। तो 72 डिग्री है, डिग्री, तो ये जो है ना ये डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हो, इनटू पाई बाय 180, पक्का पक्का, ओके, पाई बाय 180। चलो ठीक है, इसको ऐसा रखते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो टाइम लैग इज इक्वल टू फाई, फाई है 72 इंटू पाई बाय 180, और नीचे क्या था ओमेगा, ओमेगा क्या है 2 पाई इंटू एफ। तो ठीक है, 72 को मैं 36 इंटू 2 लिख लेता हूँ, 36 इंटू 2। ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 2 पाई मेरे को कैंसिल करना है, दैट्स द ओनली रीजन। कैंसिल एंड कैंसिल, बराबर, करेक्ट, ओके। व्हाट इज 36 5 जा 180, तो 1 जा एंड 5 जा। एफ कितना था, एफ 50 था, यस 50 था ना, तो 50 इंटू 5, 1 अपॉन 250, 1 बाय 250, ऑप्शन ए। One last question of this chapter. A coil of inductance 300 millihenry and resistance 2 ohm is connected to a source of voltage 2 volt. The current reaches half of its steady state value in. तो आपको ऐसा बोला है कि एक एसी सर्किट है जिसमें एक इंडक्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, वो एक 2 वोल्टेज के सोर्स को लगा दिया, करंट की वैल्यू हाफ पे कब पहुंचेगी, हाफ पे। फिर आपको पता होना चाहिए किसी भी एसी सर्किट में विथ इंडक्टर ऑफ कोर्स, उस केस में जो करंट है ना उसका जो ग्रोथ होता है, करंट बढ़ता है, उसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज I इक्वल टू I0, फिर I0 इज पीक वैल्यू। और पता होना चाहिए करंट बढ़ रहा है, मैक्सिमम जाएगा फिर कम होगा, तो बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसका फॉर्म होता है 1 माइनस ई रेज टू माइनस, इफ आई रिमेंबर RT बाय L था, RT बाय L हमने शायद जेई के क्वेश्चंस में लिया था ना, माइनस RT बाय L था ना, हाँ बराबर है, RT बाय L। गुड, अब आपको क्या बोला है, करंट रीचेस हाफ ऑफ इट्स स्टेडी स्टेट वैल्यू, स्टेडी स्टेट मतलब पीक वैल्यू। तो करंट की जो वैल्यू है वो पीक के क्या होनी चाहिए, हाफ। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो I0 बाई 2 इक्वल टू I0 1 माइनस ई रेज टू माइनस RT बाई L, I0 कैंसल, तो 1 बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू माइनस RT बाई L। तो इसको वहां लेके जाएंगे, हाफ को यहाँ लेके आएंगे तो हाफ माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ई रेज टू माइनस RT बाई L, वहां जाके पॉजिटिव हो गया, हाफ यहाँ पे आ गया, तो 1 माइनस हाफ हो गया हाफ, कितना हो गया हाफ। ये माइनस है तो इसको नीचे लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस, तो ई रेज टू RT बाई L का वैल्यू हो जाएगा कितना 2। मुझे ई हटाना तो लॉग लेना पड़ेगा, तो RT बाई L इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2, तो T इक्वल टू
L नेचुरल लॉग ऑफ 2 बाय R। अभी इसको जब सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज को, नेचुरल लॉग ऑफ 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, पता है 0.693, 0.693, 0.693, 0.7। L 300 मिली हेनरी, 300 मिली हेनरी मतलब 3 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन R कितना है 2, कितना है 2, सही है, बराबर है ना। 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 0.7 2.1, 2.1 और 2 हो गया कैंसल, तो 10⁻⁻1 बचा मतलब 0.1 सेकेंड, 0.1 ऑप्शन नंबर डी। अभी देखो ये और ये 0.1 नहीं आ सकता, 0.15 के आसपास आएगा, क्यों? क्योंकि 2.1/2 था, मतलब आंसर 2.1/2 1 से थोड़ा बड़ा है। तो अभी मैंने अप्रोक्सीमेट बताया है, एग्जैक्ट करने जाओगे तो ऑप्शन डी बोला है, तो ऑप्शन डी मान लेते हैं फिर, तो ऑप्शन डी एग्जैक्ट तुम कर लोगे, मैंने सिर्फ मेथड बता दिया आपको, तो डन। सो दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर।